नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कल पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की नजर है और आज संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया। दरअसल एक दिन पहले संसद में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है उसमें देश के आर्थिक विकास का पूरा लेखा जोखा होता है और सर्वे के आधार पर ही अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जाता है। कल पेश होने वाले बजट के बाद 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसके आधार पर बहुत से राज्य अपना बजट पेश करेंगे। इसीलिए केंद्रीय बजट पर देश की हर पार्टी, हर नेता और आम जनता की निगाहें आकर के टिकी हुई हैं और बजट के जरिए ही देश के आर्थिक विकास की दिशा तय होती है। किस सेक्टर से कितनी आय होगी और कितना व्यय करना है यह भी तय होता है। आम आदमी की नजर महंगाई और टैक्स जैसे बड़े मुद्दों पर होती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए बजट पर पूरी नजर बनाए रखता है। बजट के किस हिस्से को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना है, तो आज हम बड़ी बहस में बजट को लेकर के चर्चा करेंगे जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के प्रवक्ता और एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए जरा सुन लेते हैं बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आम व्यापारी। हम लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑनलाइन बिजनेस ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि वो लोग हम लोग से ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं तो वो हम लोगों के बिजनेस पे माइनस मार्किंग करता है। और दूसरा ये है कि व्यापारियों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे कि 2 साल से हम लोग को जो बिजनेस सफ़र कर रहा है उसमें हम लोगों को मतलब बेनिफिट मिले। कोरोना महामारी के बीच आप राहत की उम्मीद करते हैं, सर आप क्या चाहते हैं? सर मेरा टॉयज और गिफ्ट का काम है। रेट समझ लीजिए 3 साल से कंपेयर करें ना, जस्ट डबल हो गए। तो कुछ ऐसा प्रावधान रहा है कि टैक्स कम लगाएं, जैसे रेट कम होगा, कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कस्टमर ज्यादा परचेगा, रोलिंग बनेगा। बस यही उम्मीद है, थोड़ा सा रेट्स को देखें, महंगाई को देखें। कुल मिला के महंगाई है, हर चीज में महंगाई। सर आप क्या चाहते हैं, महंगाई से राहत कैसे मिले, सरकार क्या करे, व्यापारियों के लिए राहत कैसे मिले? टैक्स में छूट मिलेगी तो रहेगी हमको राहत। मेरी दुकान वैरायटी डिपार्टमेंटल 10 नंबर पे है, तो हमारी क्रॉकरी लगे, उसमें भी आइटम हर चीज़ महंगी हो गई। आज से कम 15 से 30% बढ़ गए और महंगाई बढ़ी है और प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये ऑनलाइन ने बहुत हमको चोट पहुंचा। नाम सुमन नंदी है। मुझे ऐसा लगता है टैक्सेशन को एक तो सिंप्लीफाई कर दे और सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा जैसे जीएसटी थोड़ा यूनिफाइड हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। सेकेंड प्लॉट में अगर जैसे किराना व्यापारी या जितने भी छोटे छोटे व्यापारी उनको पेंशन स्कीम किसी के पास नहीं है और वो इतना नहीं जोड़ पाता, कभी कभी भूल जाता है या उसके मैनेजमेंट्स नहीं है, तो उनके लिए एक छोटा पेंशन स्कीम चालू करना चाहिए जिसमें भले वो कंट्रीब्यूट करे 200 रुपये 300 रुपये जैसा भी हो। हाँ, और थर्ड फेज में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, हमको एक ऐसा सब्सिडाइज रेट में क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए जिसमें हम लोग शॉपिंग कर हमारा कैपिटल एक्सपेंड कर सकें और हमारा सामान खरीद के ला सकें और एक सब्सिडाइज रेट में हम उसका इंटरेस्ट पे कर सकें। वहीं बजट को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता अभियान खोंगल क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्य, जो कि 4था नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है इस देश का, यहाँ पर जहाँ समाज का हर एक प्रत्येक वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे माताएं बहनें रसोई गैस से परेशान हो, चाहे आम आदमी मिडिल क्लास जो है तेल के बढ़ते हुए दामों से, खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए दामों से और ख़ास तौर से युवा बेरोजगारी से जब परेशान हो। कोरोना काल के बाद 45 साल में सबसे ज़्यादा युवाओं ने बेरोजगारी झेल रहा हो, ऐसे समय में मध्य प्रदेश को डेफिनेटली आशाएं और उम्मीदें केंद्र के बजट से बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जैसे राज्यों को विशेष पैकेज के तहत सर्व सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए जाएं, ऐसी हम केंद्रीय जो है वित्त मंत्री से अपील करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक सर्वे की जो खास बातें हैं वो क्या नजर आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत हद तक आने वाले बजट को लेकर के एक रूपरेखा नजर आती है। आकलन अगले वित्त वर्ष के लिए जो है कच्चे तेल के भाव के आधार पर यहाँ पर तय होता है। 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ। 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया और एयर इंडिया के निजीकरण से विनिवेश का रास्ता मजबूत होता हुआ नजर आता है। और
आर्थिक सर्वे की जो खास बातें हैं वो हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन इन खास बातों के जरिए जनता को क्या खास इस बजट से मिलने जा रहा है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ब्रज गोपाल जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत ब्रज गोपाल जी आपसे ही, क्योंकि जनता को बहुत हद तक उम्मीदें हैं, जनता टकटकी लगाए बैठी है, व्यापारी वर्ग आपकी ओर देख रहा है और साथ ही साथ नजरें तो विपक्ष की भी हैं कि कहीं कोई ऐसा मुद्दा भी मिले, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे वो महंगाई का जिक्र हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो, चाहे वो टैक्स स्लैब को लेकर के चर्चा हो, सभी की नजरें हैं और विपक्ष खास तौर पर इस पर नजर बनाए हुए है। आने वाला जो चुनाव है, अलग अलग राज्यों में होने वाले जो चुनाव है, आप उसको लेकर के भी माना जा रहा है कि इस बार का ये बजट बहुत हद तक स्थिति साफ करेगा। क्या आपको सबसे पहले इसमें नजर आता है और जो लोगों की उम्मीदें हैं, क्या वाकई में सरकार इस बार उस पर खरा उतरने जा रही है? देखिए, मैं आपको दो तीन बातें, 2014 से इस देश में एक नए तरह का वातावरण बना है कि जनता उम्मीद करने लगी सरकार से, और ये किसी लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ संदेश है कि जनता उम्मीद करे। और उम्मीद वो इसलिए करती है कि मोदी है तो मुमकिन है, यदि मोदी है तो वो उम्मीद कर सकते हैं। और जनता ये जानती भी है कि सरकार जनता से किए वायदों पर और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करती है। पिछले वर्षों की अपन बात करें, मैं आपकी रिपोर्ट भी सुन रहा था और हमारे दूसरे साथियों की बातें भी सुन रहा था, उसमें व्यापारी भी थे, आम लोग भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सारी जगह इकोनॉमी कोलैप्स होने की स्थिति में है। पूरी दुनिया में ज्यादातर बड़े से बड़े देश पिछले 2 वर्ष के कोविड संकट के दौरान अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचा नहीं पाए। कई देशों की स्थिति यह है कि उनकी मुद्राएं घटकर आधी भी नहीं बची हैं। परंतु भारत ने इस परिस्थिति में भी न केवल अपने आप को स्थापित बनाए रखा, बल्कि हमारा ग्रोथ रेट भी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर ग्रोथ रेट है। और उस ग्रोथ रेट के आधार पर आज ये स्थिति है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की कगार पर है, उसकी ओर प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसे अचीव करेंगे। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार का पूरा पक्ष साफ हुआ है। उसमें यह भी हुआ है कि पिछली हमारी चुनौतियां क्या थी और हमने क्या क्या कर पाए। और 2047 का जो आज खाका महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था कि 2047 का भारत कैसा होगा, उस भारत के निर्माण के लिए जो बजट होगा, जो पिछले वर्ष का 2021 का बजट था, वो आत्मनिर्भर भारत का बजट था। और ये जो बजट कल आने वाला है, ये आत्मनिर्भर भारत के बजट के साथ साथ भारत विश्व नेता कैसे बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में कैसे पहुंचेगा, उसका बजट होगा। और आज हम जो 2021-22 है, अब हम आपको कुछ बातों, उपलब्धियों पर चर्चा करें। हम दुनिया के अकेले राष्ट्र हैं जो 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। हम दुनिया के अकेले राष्ट्र हैं जो पूरे देश को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, और वो भी स्लो स्पीड में नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान के माध्यम से, कि आज हमारे यहाँ बूस्टर डोज लग रहा है। ये स्थितियां हैं, सरकार ने काम किया है। और जो अर्थव्यवस्था से लोगों की अपेक्षाएं हैं, निश्चित होनी चाहिए, उन अपेक्षाओं पर भी सरकार पूरी तरह से खरा उतरेगी। कुछ बातें जरूर हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि पूरे विश्व में, मैं आपकी सुन रहा था रिपोर्ट में कि कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व में पिछले 2 वर्षों के दौरान कई क्षेत्रों में बड़ी मूल्य वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी मूल्य वृद्धि ने किया है तो वो क्रूड ऑयल की है। ये जो इस परिस्थिति में भी सरकार ने उसको कम करने का प्रयत्न किया है कि क्रूड की जब कीमतें बढ़ी तो केंद्र की सरकार ने 10 रुपए उस पर से पेट्रोल पर से, डीजल पर से घटाए, और राज्य सरकारों ने, जो भाजपा शासित राज्य सरकारें थी, उन्होंने 7 रुपए घटाने का काम लेकिन किया है। सवाल तो लोगों की तरफ से ये भी उठने लगा ना सर कि पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लेकर के आया जाए, जो बेतहाशा इसमें वृद्धि होती है। तो क्या इस बार कुछ ऐसे संकेत भी मिलने जा रहे हैं जिससे बढ़ते पेट्रोलियम के दामों को लेकर के कुछ राहत लोगों को मिल पाए? देखिए, आपको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, उसने ये प्रयत्न पहले भी 2 बार किया है। परंतु जो जीएसटी परिषद है, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय होना है। और हमारे कई राज्यों के, माने कई क्या, सभी राज्यों के आप मान लें, उन राज्य सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उनमें इसकी सहमति नहीं बनती है। केंद्र सरकार इसके पक्ष में। अब ये भी बता दीजिए कि उसमें विपक्षी खेमे की सरकार है
कांग्रेस पार्टी की उसमें राज्य सरकारें जो है वो मनाही नहीं, करती देखिए, हैं, मैं- या फिर भारतीय जनता पार्टी की जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो भी मना करते हैं क्या? देखिए यार, क्यों नहीं किया? कांग्रेस शासित राज्यों ने मना किया। हाँ। तो कांग्रेस शासित राज्यों मगर इसमें राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता था, हाँ। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर आधारित नहीं होती है। अर्थव्यवस्था हम कौन सी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो गांव गरीब मजदूर किसान के साथ चल सके, उस ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करना ठीक है। हमने किसान की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा है, हाँ। उस अर्थव्यवस्था की चलिए मैं उस पर भी आऊंगा। किसानों की आय जहां तक- कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो लक्ष्य 2022 का दिया गया था उसकी डेडलाइन तो खत्म हो रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन योगेश जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं, योगेश जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं। योगेश गुप्ता जी, अब ये कहा जा रहा है कि बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जनता को के द्वारा जो मैंडेट दिया गया था, जिस सरकार को चुना, उससे उम्मीदें भी होती हैं और मौजूदा वक्त में उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट जो है वो बीजेपी को मिला है। विपक्षी खेमे के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के नेता होने के तौर पर, प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए साहब, मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। बड़े गुणगान गाए हैं हमारे साथी प्रवक्ता ने, काफी लंबा समय भी आपने दिया। निवेदन है आप मुझे बिना रोके समय देंगे। सर आप बात रखिए। देखिए, हाँ देखिए सर, मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जनता के हित में सबसे बड़ी अपेक्षा जो मोदी सरकार से है, वो आय को कर मुक्त बनाने का वादा 2014-13 में मोदी जी कर आए थे देश की जनता से। 7वां मोदी सरकार का ये बजट है, मगर आय को कर मुक्त बनाना तो दूर, इन्होंने आय कर की सीमा में छूट भी नहीं बढ़ाई। तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, गंगा में बहती लाशें, कंधे पे रखा सिलेंडर, मरता हुआ दम तोड़ता हुआ मरीज, ये आत्मनिर्भर भारत है। दुनिया में सारी सरकारों ने अपने लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाई है। मोदी शासन के पहले भी भारत में वैक्सीनेशन मुफ्त ही किया गया है, मगर एहसान जताया पहली बार जा रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात मेरे मित्र ने कही, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने स्वीकार किया कि 2014 में जहां गरीबी जनसंख्या की, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग 40 से 50 करोड़ थे, वो आज मोदी शासन में 80 करोड़ हो गए। मतलब इनके 7 साल के कार्यकाल में गरीबों की संख्या बढ़ी। अब मैं आता हूं बजट के ऊपर। बजट से तात्पर्य यह है मध्य प्रदेश और देश की जनता का कि पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाएं। कांग्रेस शासित किसी भी राज्य ने पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों को जीएसटी में लाने का विरोध इसलिए नहीं किया कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस के स्पष्ट उल्लेख था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाएंगे। इसलिए कांग्रेस शासित राज्यों का विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा निवेदन है, यहाँ बैठकर झूठ परोसने की बजाय जनता के हित से जुड़े हुए बजट पर चर्चा की जाए। छोटे मझोले व्यापारियों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी 2016 से मोदी सरकार लाई थी, जिसका कॉम्प्लिकेशन आज तक 2022 तक नहीं इंप्रूव हुआ है, उसमें राहत दी जाए। बजाय 5 फेज के उसको 3 फेज में लाने की कोशिश मोदी सरकार करे। इससे हमारे व्यापारियों का भी उत्थान होगा और महंगाई से भी फौरी तौर पर राहत होगी। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर जरूरत से ज्यादा टैक्स है, उन टैक्सों को कम किया जाए। किसानों की आय दुगनी ये 2014 से कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मरने वाले किसानों की संख्या, उनकी मौतों का आंकड़ा मोदी शासन के 7 साल में है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी के शासन में जनता और प्रदेशवासी परेशान है, हाहाकार है। ये मोदी शासन का जो बजट आने वाला है, निश्चित तौर पर ये चुनावी अब एक एक सेक्टर के हिसाब से जरा बात कर लेते हैं। ठीक है सर, अपेक्षाएं रखना इस सरकार से बेकार। हाँ ठीक है, अब जरा एक एक सेक्टर करके बात कर लेते हैं। आप ब्रज गोपाल साहब जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। आपने किसानों का जिक्र किया, आपने किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के जिक्र किया। 2022 का बड़ा नारा जो है ना प्रचलित हुआ, 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो अब 2022 भी शुरू हो चुका है, तो किसानों की आमदनी दुगनी होने को लेकर के जो दावा था, उस दावे पर आज भी आप अडिग हैं? 2-3 बातें पहले कर लूं आप। हाँ। मैंने आपसे शुरू में जब अपनी जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था और देश का विषय है, इस पर राजनीतिक बयान की मैं आवश्यकता नहीं समझता। परंतु मुझे मालूम था कि हमारे कांग्रेस के साथियों को सिर्फ राजनीति करना रहती है। मैं आपको बहुत सारी बात गुणगान कर रहे थे तो खंडन करना योगेश जी,
योगेश जी अपने समय में आपको जो करना है वो करिए, अपने समय में आपको जो करना है वो करिए। पूरी देश जानता है, पूरा देश जानता है ना, देशवासियों को यकीन करता है। थोड़ा योगेश जी रुक जाइए, आपकी पूरी बातें सुन लीजिए, आपकी पहले पूरी बातें सुन लीजिए और फिर इसके बाद मन कागज पेन रखिए, उन पर लिखिए और जवाब दीजिए। अगर क्षमता है तो समय में बोलिए। नहीं ठीक है, एक करके योगेश जी एक मिनट जरा। ये मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अभी योगेश जी कह रहे थे कि हमें टैक्स के रेट में हमने बढ़ोतरी की। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस देश में 1050 वस्तुएं लिस्टेड होती हैं, जिसमें से 940 पर टैक्स की रेट 2014 से आज तक कम से कम मतलब 940 वस्तुओं पर घटी है, और जिन पर नहीं घटी उन पर 1% भी नहीं बढ़ी। पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, बड़ा रोना रो रहे थे, यहाँ खंडन करना चाहूंगा। आप रुक जाइए, अपने समय में बात करिए। मैं योगेश जी आपसे फिर नहीं योगेश गुप्ता जी, योगेश जी एक करके, जब आपको भी तो आपत्ति होती है ना। मैं नहीं सुनूंगा योगेश जी आप ये कांग्रेस की संस्कृति बंद करिए। ये सुनिए, नहीं मैं आपको डिबेट ड्रॉप कर दूंगा। नहीं एक मिनट, एक करके एक मिनट। ब्रजगोपाल जी योगेश गुप्ता जी सुनिए ना, एक करके। आप भी यही चाहते हैं ना कि आप जब बात रखें तो कोई सामने कोई ना बात रखे, तो एक करके बात पूरी हो जाने दीजिए ना। मैं आपको निवेदन करूं, मैं योगेश जी के बीच में नहीं बोलूंगा क्योंकि इतने झूठे लोगों नहीं ठीक है एक करके। दूसरी बात, ये बड़ा रोना रो रहे हैं, ये रोना रो रहे हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थों का रोना रो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 10 रुपए कम किए, तो भाजपा शासित राज्य सरकारों ने 7-7 रुपए कम किए। उसके एवज में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 92 पैसे कम किए। झारखंड की सरकार ने 1 पैसा भी कम नहीं किया, 1 पैसा भी कम नहीं किया। फिर आपसे कह रहा हूं, अपने समय में बोलिए, आप अपना सत्य बताइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कृपया डिबेट की मर्यादा का आप पालन। नहीं योगेश गुप्ता जी प्लीज, इस तरीके से नहीं, एक करके बात रखेंगे प्लीज, इस तरीके से बिल्कुल नहीं। मैं आपसे एक करके। हाँ ब्रजगोपाल जी, कृपया सुनना सीखे। झारखंड में आप एक नया प्रयोग ले आए कि वहां 2 तरह का रेट होगा, कि किन्हीं को किसी रेट पर मिलेगा और किन्हीं को किसी रेट पर मिलेगा। ये कौन सा प्रयोग है श्रीमान? ये देश में पहला राज्य करने वाला झारखंड है, जिसने 26 जनवरी से ये शुरू किया कि इसमें जो बीपीएल है उनको इस भाव मिलेगा और जो गैर बीपीएल है उनको इस भाव मिलेगा। इस तरह से आप देश की अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं। चलिए पुरानी बातों को छोड़ देते हैं ब्रजगोपाल जी, पुरानी बातों को छोड़ते हैं, लेकिन आगे नए सिरे से अब जो कल की कहा, पुराने की नहीं कर रहा हूं सर। ये 26 जनवरी 4 दिन पहले निकली है, उस दिन से इन्होंने शुरू किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि कल को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं सर, कल जब बजट को लेकर के सभी की उम्मीदें हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि हेल्थ सेक्टर में क्या नए सिरे से, क्योंकि हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत हद तक बदलाव लाने की जरूरत भी है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम भी किया गया, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि इसको और बूस्ट करने के लिए काम करने की जरूरत है? बिल्कुल और बूस्ट करने की जरूरत है। आपको मालूम है 2,50,000 करोड़ का पूरी दुनिया में ये आश्चर्य का विषय था कि भारत का हेल्थ बजट 2,50,000 करोड़ पर जा रहा है और वैक्सीन के लिए 45,000 करोड़ हमने अलग से रखे थे। इसके बावजूद हमने देश में केवल 6 माह में देश में ऐसा कोई सिविल अस्पताल नहीं है सरकारी जिसके पास अपना ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। ये इंफ्रा विकसित किया है। जो हमारे आईसीयू बेड्स थे उनकी संख्या को 7 गुना तक बढ़ाया गया। पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स नहीं थे, वो देश में पहली बार लगे। और ऐसी व्यवस्था हम स्वास्थ्य करना चाहते हैं जिस तरह की सेना की है। सेना का सुदृढ़ीकरण होगा, सड़कों का निर्माण होगा, आत्मनिर्भर भारत के बजट में ऊर्जा पर दुनिया में हमारा अधिकार होगा। ठीक है, अब जरा मैं इसमें योगेश जी को भी जोड़ लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, अब जरा इसमें मैं योगेश जी को जोड़ लेता हूँ। मैं जरा एक चीज और जोड़ देता हूँ जल्दी से। 37 बिलियन डॉलर का पहली बार देश ने निर्यात किया है दिसंबर में। ये हमारी उड़ती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, डेटा हमेशा सच बोलता है, केवल कांग्रेस। चलिए जरा जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। योगेश जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ काफी जोर से चिल्लाए हैं ये। मैं बता देता हूँ, 2014 में मनमोहन सिंह जी ने जब सत्ता छोड़ी थी तो देश की जीडीपी 8.29% थी, आज माइनस में। मोदी है तो मुमकिन है। 70 रुपए लीटर में मनमोहन सिंह सरकार, जब क्रूड ऑयल की कीमत 140 रुपए प्रति बैरल हुआ करती थी, $140 प्रति बैरल, तब 70 रुपए में मुहैया कराती थी। आज मैक्सिमम 80 रुपए क्रूड ऑयल की कीमत है और मोदी सरकार 110 रुपए वसूल रही है, जिसमें 68 रुपए टैक्स का वसूला जा रहा है। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में उस समय टैक्स की कुल वसूली
सब मिलाकर प्रदेश और केंद्र की मिलाकर 22 रुपए 50 पैसे होती थी। तो ये इतना भारी अंतर है। झूठ बोलने से और जोर जोर से चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की वाहवाही नहीं होने वाली है। उज्ज्वला योजना आपकी धाराशायी हो चुकी है। गरीबों को राहत देने के तौर पर अगर झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया कि बीपीएल धारियों को पेट्रोल कम दाम पे दिया जाएगा तो शाबाशी के योग्य काम किया है। केंद्र सरकार से निवेदन है, मोदी सरकार में भी अगर साहस है तो गरीबों को आप कुछ राहत पहुंचाइए, मध्यम वर्गीय को महंगाई से राहत मिले। बजट में इसमें आम लोगों के लिए राहत की मांग यहाँ पर जरूर है। ठीक है, एक जरा जल्दी से सवाल कर लेता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। जरा ब्रज गोपाल जी, अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि नौकरी पेशा लोग, क्योंकि बहुत हद तक लोगों की नौकरियां तक चली गई हैं, तो ऐसे में रोजगार को लेकर के बड़ा संकट जो कि विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाया जाता है। बिल्कुल, मैं सर सवाल तो सुन लीजिए, मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं ना सर। रोजगार को लेकर के बड़ा संकट है, क्या आपको लगता है कि अगर विदेशों से निवेश आ रहा है तो क्या कितनी नई कंपनियां लगी हैं, क्या नए रोजगार सृजित हुए हैं, कितने लोगों को नई नौकरियां मिल पाई हैं? मैं आपको फिर से सारे डेटा क्लियर कर देता हूं। आज जब रोजगार की दर को बेचा जा रहा है। नहीं योगेश जी, सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुनिए। ब्रज गोपाल जी जवाब दीजिए सर। मैं बोलूंगा। योगेश गुप्ता जी प्लीज इस तरीके से नहीं चलेगा, प्लीज आप नहीं। योगेश गुप्ता जी इस तरीके से नहीं, सुनिए ना, सुनिए योगेश जी, आप अपने टर्न पे बात रखते हैं ना। समय कम देते हैं साहब आप। नहीं, किसको समय कम दिया है? समय किसको कम दिया है? आप इस तरीके से बिल्कुल आरोप ना लगाएं। आपके पास मुद्दा नहीं होता तो आप ये आरोप लगाने लगते हैं। ये आपका हमेशा क्या चलता है? ये इस तरीके से नहीं चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। मेरा निवेदन, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे तभी इतनी देर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर सुनिए तो सही। आप सुनने नहीं देते हैं, आप सवाल कर देते हैं, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। ये इस तरीके से नहीं चलता है सर। माफी के साथ रोक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा सर। जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनने के आपको सुनना चाहिए जवाब। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बजट से अब आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। जनता ये चाहती है कि उनके लिए बहुत हद तक राहत मिल पाए, टैक्स स्लैब में कुछ हद तक जो रियायत है वो उनको मिल पाए। क्या वाकई में ऐसा होता है? कल देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।